नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं एल्केमी ब्रांडिंग 2024। एल्केमी मतलब होता है चमत्कारी तरीके से कुछ केमिकल रिएक्शन करना, कोई ऐसा चमत्कार करना। लेकिन यहाँ पर मैं ब्रांडिंग और बिज़नेस के बारे में ये सीरीज़ बना रहा हूँ और एकदम नई बातें समझ में आ रही हैं। जैसे अभी हमारे श्रवण जी थोड़ा सा परेशान हैं क्योंकि उनको शुरू से कोई काम नहीं सिखाया गया और अचानक से अब ये काम के लिए बोल रहे हैं दिलीप सर कि तुम काउंटर पे बैठो। तो मैं आज की वीडियो से आपको कुछ ज़रूर मिलेगा नया, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है इन सर्च ऑफ द रियल वाई, अनकवरिंग आवर अनकॉन्शियस मोटिवेशन। किसी भी काम को करने की असली वजह। हम लोग जो भी काम करते हैं ना, उसकी दो वजह होते हैं। एक तो वो वजह जो हमको लगता है कि इसी वजह से हम कर रहे हैं, और एक असली वजह। जैसे आज हम लोग गए गुड़िया के यहाँ ईद मिलने के लिए, तो एक बात तो पक्की है कि हम वहाँ पर जो उसने बनाया था उस खाने के लालच में नहीं गए थे। वहाँ क्यों गए? रिलेशनशिप अच्छा है। क्योंकि उसके साथ हमारा एक दोस्ती है, छोटी बहन की तरह प्यार है, उसको हम वो देने गए थे। तो जब कोई आदमी एज अ कस्टमर, एज अ बिज़नेस कोई काम करता है, कोई आपका सामान खरीदता है, कोई आपसे सर्विस लेता है, तो उसके पीछे असली वजह क्या है अगर आपको ये नहीं पता तो आप अपना सर्विस बेचने की कोशिश करेंगे, लोग खरीदेंगे नहीं। असली वजह कुछ और होती है। बहुत कमाल का ये सीरीज़ बन रहा है धीमे धीमे। इनफैक्ट जो हम एंटी फ्रेजाइल पढ़ रहे थे, उसके ऑथर ने इस ऑथर के लिए कहा है, अगर ये किताब को अच्छे से समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वंडरफुली एप्लीकेबल टू एवरीथिंग इन लाइफ एंड फनी एज हेल। कि हर चीज़ जो आप कर रहे हो लाइफ में, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें ये अप्लाई होता है और बहुत मज़ेदार है। As I have already said, if you want to annoy your more rational colleague, begin a meeting by asking a childish question to which the answer seems self-evident. The fact that sensible people never ask questions of this kind is exactly why you need to ask them. सुनो, ऑथर कह रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप अपने किसी दोस्त को जो साथ में काम करता है उसको परेशान करना चाहते हैं, उसको चिढ़ाना चाहते हैं, तो उससे ऐसे सवाल पूछो जिसके आंसर्स सेल्फ एविडेंट है। अपने में आंसर दे रहे हैं। जैसे आप ये पूछो कि यार ईद के दिन लोग छुट्टी क्यों लेते हैं? अच्छा। यार गर्मी में लोग आइसक्रीम क्यों खाते हैं? लोग नौकरी करते हैं तो सैलरी क्यों लेते हैं? यार गर्मी में लोग एसी क्यों लगाते हैं? ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका जो आंसर्स सेल्फ एविडेंट है। वोट पटांग सवाल है। नहीं, सेल्फ एविडेंट मतलब उसका तो आंसर सबको पता है। अच्छा। सेल्फ एविडेंट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से रंग का है, जिसको समझाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, वो तो सेल्फ एविडेंट है, अपने आप दिख रहा है जो चीज़, उसके लिए तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो? कह रहे हैं। और इसीलिए आपको, क्योंकि जो सेंसिबल लोग होते हैं दे नेवर आस्क क्वेश्चंस। दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो बड़े सेंसिबल होते हैं, सब चीज़ नियम और कानून से करते हैं, और वो लोग ज़्यादा सवाल नहीं पूछते। लेकिन आपको पूछना होगा, क्योंकि आपको हर चीज़ के गहराई को समझना है, आपको रियल वाई समझना है, असली वजह समझनी है। रिमेंबर द एग्जाम्पल आई गेव अबाउट आस्किंग वाई पीपल हेट स्टैंडिंग ऑन ट्रेन। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि लोग ट्रेन में खड़े होना बिल्कुल पसंद नहीं लोगों को। When I asked that question, it seemed likely that no adult on the planet had asked that question for the last 10 years. It sounded such a stupid thing to ask. बोलते ये बात तो बड़ी अजीब लगती है कि लोग ट्रेन में खड़ा होना नापसंद क्यों नहीं है? किसी को भी ट्रेन में खड़ा होना नापसंद है, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि ट्रेन में खड़ा हो। तो ये तो बात एकदम सिंपल सी चीज़ है। Perhaps advertising agencies are largely valuable simply because they create a culture in which it is acceptable to ask daft questions and make foolish suggestions. एक होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। क्या होती है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इसमें टीवी में ऐड बनाए जाते हैं। एक ऐड बनाने का कितना पैसा मिलता होगा एक कंपनी को? अच्छा चलिए, शाहरुख खान मान लीजिए किसी ऐड में है, तो कम से कम 1-2 करोड़ तो वही लेके जाएंगे। तो उससे तो ज़्यादा ही पैसा मिलता होगा जो कंपनी ऐड बना रही है। तो उस एक ऐड को टीवी पे दिखाया जाएगा,
2, 3, 4 मिनट, 6 मिनट, और ज़्यादा देर नहीं, 10 सेकंड, 20 सेकंड दिखाया जाएगा। तो उससे चाहते क्या हैं लोग? ताकि वो नाम दिमाग में इतना पैसा लोग 10 सेकंड की फिल्म के लिए क्यों दिखा रहे हैं? कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो जगह है जहाँ पर लोग अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से, डैफ्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड मेक फूलिश सजेशंस, और ऐसे सलाह देते हैं जो देखने में एकदम बेवकूफ़ी भरी लगेगी। माई फ्रेंड एंड मेंटर जेरेमी बिलमोर recalls a heated debate in 1960 at ad agency J. Walter Thompson about the reason why people bought electric drills. सुनिए, बोलते हमारे दोस्त हैं और हमारे मेंटर भी हैं। मैंने आपसे भी कहा था कुछ देर पहले, आपको क्या होना चाहिए? आपके पास मेंटर होना चाहिए। तो ये ऑथर अपने आप में कह रहा है मेरा दोस्त और मेरे मेंटर हैं जेरेमी बिलमोर, और वो बताते हैं एक बार बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा था। हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब खूब गर्मा गर्मी से बातचीत हो रही थी 1960s में, बहुत पुरानी बात है, उनकी ही एड एजेंसी में। हाँ, और बात ये हो रही थी कि लोग इलेक्ट्रिक ड्रिल खरीदते क्यों हैं। जो ड्रिल मशीन आती है जिससे दीवार में होल किया जाता है, बिजली वाला, उसको लोग खरीदते क्यों हैं, इस बात पर बहस हो रही है। वेल, ऑब्वियसली यू नीड टू मेक अ होल इन समथिंग टू पुट अप सम शेल्व्स और समथिंग, एंड सो यू गो आउट एंड बाय ड्रिल टू परफॉर्म द जॉब, समवन सेड सेंसिबली। तो एक आदमी ने कहा भाई इसमें कौन सी बात है, हाँ आपको कुछ ड्रिल करना है, कोई होल करनी है, उसमें कील लगाना है, कोई फोटो टांगना है, कोई शेल्फ टांगना है, उसी के लिए लोग ड्रिल करने के लिए उनको ड्रिल मशीन चाहिए होती है, जाते हैं मार्केट से खरीद के ले आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेल्विन थॉमस, द कॉपी राइटर सन ऑफ द पोएट डिलन वॉज हैविंग नन ऑफ दिस। आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट एट ऑल। तो वहीं पर एक आदमी था लेल्विन थॉमस, जो कि किसी कवि का बेटा था, बहुत फेमस कवि हैं डिलन, उनका बेटा था। वॉज हैविंग नन ऑफ दिस, उसको बोलता है ये बकवास है, लोग खीला लगाने के लिए नहीं खरीदते हैं लोग ड्रिल मशीन, किसी और काम के लिए। आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट एट ऑल, बोलता मेरे हिसाब से लोग ड्रिल मशीन इसके लिए नहीं खरीदते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कोई आदमी ड्रिल मशीन क्यों खरीदता है या झाड़ू क्यों खरीदता है, तो क्या बताएंगे? यही बताएंगे जो आदमी कह रहा है। मैं भी यही सोचता था, इसने तो भैया पूरा दरवाज़ा ही खोल दिया नया। कह रहा है यू सी एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इन अ शॉप एंड डिसाइड यू वांट इट। लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आप एक दुकान में जाते हैं और वहाँ पर आपको दिखाई देता है ड्रिल मशीन, खरीद लेते हैं। और यही होता है, सही बता रहा हूँ। अभी पीछे आप बैठेंगे ना, तो आपके पीछे एक डब्बा पड़ा है, उसमें पेचकस का एक सेट पड़ा हुआ है, हथौड़ा पड़ा हुआ है, छड़ी, तो मैं पहले उसकी बात कर लूँ, हथौड़े की, और उसमें 3-4 अलग अलग पीसेस पड़े हैं, पेचकस है। जब मैंने उसको ख़रीदा था तो किसी ने मुझे कहा नहीं था कि भैया स्क्रू लगाना है, ख़रीद के ले आओ। मैंने उसको इसलिए ख़रीदा क्योंकि दुकान में गया, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी काम की चीज़ है, उठा लो। आइकिया से लाए थे हम, हवाई जहाज़ से उठा के लाए थे हम इसको। पेचकस की अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं लखीमपुर में कोतवाली के बगल में ढेर सारे पेचकस की दुकान है, वहाँ से ले आता। आज तक नहीं लाया। मैं क्यों लेकर आया पेचकस? नहीं, मैं आइकिया गया था, वहाँ पर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, उठा लो। ये बोल रहा है कि लोग ड्रिल मशीन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो दुकान में जाते हैं, उनको दिखता है, उनको लगता है पसंद आता है, उठा लेते हैं। देन यू टेक इट होम एंड वॉन्डर अराउंड योर हाउस लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस टू ड्रिल होल्स इन द थिंग्स। और बोलते हैं उसके बाद जब आप ड्रिल मशीन खरीद के ले आते हो तब अपने घर में बोलते हो बताओ भैया कहाँ ड्रिल करूँ, अब मेरे पास मशीन आ गई है। जैसे एक बच्चा मोटरसाइकिल क्यों चलाता है? दुकान में से कुछ सामान लाने के लिए? नहीं। जब उसको मोटरसाइकिल चलाना आ जाता है तो वो बहाना खोजता है कि मुझे बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या सामान लाना है। बहुत कमाल की बात है। This discussion perfectly captures the divide between those who believe in rational explanation and those who believe in unconscious motivation. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बताता है दो टाइप के लोग होते हैं जो बोलते हैं भैया जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जो चीज़ सही लग रहा है वही सही है। दूसरे बोलते नहीं, हर एक काम के पीछे एक अनकॉन्शियस मोटिवेशन है। अनकॉन्शियस मतलब इसके बारे में आप जानते नहीं हो। हर एक काम के लिए, दिलीप सर ने आपसे काम बोला या नहीं बोला, हर एक काम के लिए एक तो होता है कॉन्शियस मोटिवेशन, कॉन्शियस रैशनल,
कि इस वजह से ये काम कर रहे हैं। और एक होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब जिसके बारे में नहीं जानते। जिसको नहीं जानते। एक बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप चाहते हो कि पढ़े, तो आप जाते दो झापड़ खींच के मार देते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके मारने से वो पढ़ेगा? आपको पता है कि मारने से पढ़ेगा नहीं, या फिर रोएगा। आपको ये भी पता है कि मारने से वो डरेगा और अगली बार शायद उस किताब को छुए भी नहीं, लेकिन फिर भी आप मारते हैं। क्यों मारते हैं? अनकॉन्शियस मोटिवेशन क्या है? आपको कहीं से गुस्सा आ गया था, आप किसी बात से परेशान थे, वो गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया आपने। हर एक काम का एक होता है कॉन्शियस रीज़न जो आप देते हैं अपने आप को। यार मैं ला रहा हूं ना, तो मुझे ज़रूरत है इसकी, बिना ज़रूरत के मैं थोड़ी काम करूंगा। और एक होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब अवचेतन, चेतन के अंदर, सबकॉन्शियस बोलते हैं। इसी को बोलते हैं लॉजिक एंड साइकोलॉजिक। एक तो होता है लॉजिक, मैं आपको फिर से बता दूं, जब भी आदमी कोई भी बड़ा डिसीजन लेता है, बड़ा डिसीजन, वो लॉजिक से नहीं लेता, वो साइकोलॉजिक से लेता है। आप नहीं जानते उसके पीछे वजह क्या है। सोच नहीं, सोच तो लॉजिक है। जब आप कोई चीज सोच रहे हो तो वो तो बाहर निकल के आ गया, वो तो चेतन हो गया। असली रीजन जो है वो अवचेतन है, वो सोच नहीं है, वो अनकॉन्शियस है। Will you never uncover unconscious motivation? You will never uncover unconscious motivation unless you create an atmosphere in which people can ask apparently factious questions without fear of shame. आप इस दुनिया में अपनी कंपनी में कभी भी अनकॉन्शियस मोटिवेशंस नहीं निकाल पाओगे। जो बिजनेस में जो बड़े बड़े बिजनेसेस कर पाए हैं, लोगों ने अनकॉन्शियस मोटिवेशन समझे हैं। आज जो हम लोग फ़ोन चलाते हैं वो एक अनकॉन्शियस मोटिवेशन है। दुनिया में फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी, लोगों ने बना लिया, उसके बाद बेचना शुरू किया और लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। आज बेचारी गुड़िया दिन भर फ़ोन पे लगी रहती है। उस फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत क्या है उसको? वो अनकॉन्शियस मोटिवेशन है। कह रहे दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि अनकॉन्शियस मोटिवेशन समझ में आए, तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी में ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि लोग बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछें और उनको कोई बेइज्जत न करे। Why do people hate waiting for an engineer's appointment? आप अगर किसी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तो लोगों को पसंद क्यों नहीं है इंतज़ार करना? अब देखिए, छोटा सा एग्जांपल है। मैं भी सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं 2 दिन से 3 दिन से सोच रहा हूँ, जब से मैंने इसको पढ़ा है, रिम्पी स्कैन को और यूनिक कैसे बनाएं। अब यहाँ पर हर एक पेशेंट आता है और अल्ट्रासाउंड के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए वेट करता है। कितना देर वेट करता है? 1 घंटा, 2 घंटा। किसी को वेट करना पसंद नहीं है। तो या तो रीज़न वाला आदमी क्या बोलेगा, वेटिंग टाइम कम करो, 2 मशीन डालो, 3 मशीन डालो, या उस वेटिंग टाइम को और इंटरेस्टिंग बनाओ। यहाँ पर एक डांस बार खोल दो, टीवी लगा दो, चाय की दुकान चला दो, खाने का दुकान चला दो। हाँ, एक अलग तरीके से सोचो, क्योंकि वेटिंग टाइम तो कम नहीं कर सकते। ब्लड टेस्ट होने में तो लगेगा आधा घंटा, 1 घंटा, अल्ट्रासाउंड में भी कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो उस 1 घंटे में उस वेटिंग टाइम को और कैसे आप इंटरेस्टिंग बना दो, ये है साइकोलॉजिक। एक है लॉजिक कि यार उसको वेटिंग टाइम पसंद नहीं है, तो उसको कैसे वेटिंग टाइम पसंद कराएं, ये है साइकोलॉजिक। तो आप ऐसे सवाल पूछो, वाई डू पीपल हेट इंजीनियर्स अपॉइंटमेंट, वाई डू पीपल नॉट लाइक इट व्हेन देयर फ्लाइट इज डिलेड। ऐसा क्यों होता है कि किसी आदमी की ट्रेन या हवाई जहाज़ लेट हो रही है तो लोगों को पसंद नहीं आता? क्यों? अब इसका तो आंसर सेल्फ एविडेंट, किसी को पसंद नहीं आता। यार ये क्या बकवास कर रहे हो, ट्रेन लेट हो जाएगा तो किसको पसंद आएगा? लेकिन ये सवाल पूछो कि क्यों नहीं पसंद आता, और तभी आप उसके अनकॉन्शियस मोटिवेशन को खोज पाओगे। Why do people hate standing on train? All these questions seems facile. ये सारे के सारे questions facile लगते हैं, बकवास लगते हैं। And because of this, our rationalizing brain finds it dangerously easy to come up with plausible answers. जो सवाल बकवास लगते हैं, उसका हमारा दिमाग एक बहुत आसान सोल्यूशन दे देता है। जैसे मैं अगर गरिमा से पूछूं कि आपको मैथ्स क्यों नहीं पसंद है, तो क्या बोलेंगी? मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। ये एक प्लॉजिबल आंसर है, ये रियल आंसर नहीं है। ये एक पॉसिबल आंसर है, लेकिन असली आंसर ये नहीं है।
ये आंसर भी हो सकता है, बट रियल चीज़ कोई और है. But just because there is a rational answer to something, it doesn't mean that there isn't more interesting, irrational answer to be found in the unconscious. अब मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आंसर आ गया है, जैसे गरिमा के मन में आ गया है कि भाई मुझे गणित इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो क्या है गरिमा, बोरिंग है और मुश्किल है और इंटरेस्टिंग नहीं है. तो अगर आपके दिमाग में कोई आंसर आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस सवाल का ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इरैशनल आंसर है ही नहीं. हर चीज़ का और इंटरेस्टिंग आंसर है दुनिया में, ख़ास तौर से जो अनकॉन्शियस आंसर है वो. अब एक सवाल है, वाई डू पीपल मोस्टली बाई आइसक्रीम इन द समर? क्यों लोग आइसक्रीम गर्मियों में ही ज़्यादा खरीदते हैं? इसका आंसर आप लोग क्या बोलेंगे? सर बकवास बंद करिए आप, ये तो सेल्फ एविडेंट है. जब गर्मी लगती है तो ठंडक के लिए हम आइसक्रीम खाते हैं, सीधी सी बात है. कोई और आंसर है आपके पास? नहीं है. सीम्स अ पेटी फेसाइल क्वेश्चन, ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन लगता है. डह, टू कूल डाउन द हॉट डे. आंसर ये है भैया, गर्मी लगती है ठंडा होने के लिए, बस. इट सर्टनली साउंड्स प्लॉजिबल बट ह्यूमन बिहेवियर टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन असली बात कुछ और ही है. आदमी का जो बिहेवियर आप देखेंगे तो आपको कुछ और समझ में आएगा. फॉर वन थिंग, सनशाइन इज़ फार बेटर प्रेडिक्टर ऑफ आइसक्रीम सेल्स दैन टेम्परेचर. To confuse things further, 3 countries with the highest per capita ice cream sales in Europe: Finland, Sweden, Norway. For one thing, sunshine is far better predictor of ice cream sales than temperature. कह रहे हैं कि अगर आइसक्रीम बिकेगा किसी देश में तो वहाँ पर टेम्परेचर की वजह से नहीं बिकता, सनशाइन की वजह से बिकता है, धूप की वजह से बिकता है. धूप चमक रही है. हाँ. And further, to confuse things further, 3 countries with highest per capita ice cream sale in Europe: Finland, Sweden, Norway. और सबसे ज़्यादा आइसक्रीम कहाँ बेचा जाता है, कहाँ खरीदा जाता है? फिनलैंड में, स्वीडन में और नॉर्वे में. और ये सब की सब ठंडी जगह हैं. One possible way of looking at the question might be to ask whether people need to the excuse of special occasion to justify eating ice cream. आइसक्रीम लोग क्यों खाते हैं? गर्मी की वजह से नहीं, कोई खास ओकेजन की वजह से. शादियों में आइसक्रीम बिकती है, ठंडियों में आइसक्रीम होती है, चाहे ठंडी हो चाहे सर्दी, आइसक्रीम बिकेगी. अगर शादी है तो बिकेगी. बर्थडे है, आइसक्रीम खाना है पापा मुझे, कोई भी फंक्शन है उनको आइसक्रीम खाना है. तो आइसक्रीम लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि उनका कोई सेलिब्रेट करना होता है. ये भी एक आंसर हो सकता है. Perhaps a sunny day in Sweden is rare enough to provide the necessary license. क्योंकि स्वीडन में तो इतनी धूप आती भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर आइसक्रीम ज़्यादा बिकता है. एक और सवाल, Why do people go to doctor? लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? बोल रहे हैं, It seems like a idiotic question. ये सुनने में एकदम idiotic क्वेश्चन लगता है. idiotic माने बेवकूफ़ हो क्या? idiotic मतलब बेवकूफ़ हो क्या? Until you realize that it isn't, it's because they are ill and want to get better. ये तो बेस्ट क्वेश्चन है भाई. इससे तो आप बिल्कुल अपने रिम्पी स्कैन को और पावरफुल बना सकते हैं. लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं बताओ? बीमार है ठीक होने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है. ये तो एक आंसर है. एक और आंसर है, सुनिए. समटाइम्स, बट कभी कभी तो जाते हैं बीमारी की वजह से, वो तो ठीक है. बट समटाइम्स there are many more motivations that lie beneath the apparently rational behavior. Perhaps they are worried and crave reassurance. कभी कभी कोई आदमी बीमार है, बहुत बीमार नहीं है, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो चिंतित है, कहीं हमको बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई. और उस चिंता को ख़त्म करने के लिए उसको क्या चाहिए? रीअश्योरेंस. जब यहाँ मरीज़ रिपोर्ट देखता है तो तुरंत देख करके उसको समझने की कोशिश करता है. उसको पता है रिपोर्ट देखकर तो ठीक नहीं हो जाएगा, उसको ये भी पता है कि रिपोर्ट उसको समझ में नहीं आएगी, फिर भी वो देखता है. क्यों देखता है? उसको क्या चाहिए? रीअश्योरेंस चाहिए. रीअश्योरेंस मतलब उसको तसल्ली चाहिए कि भैया हमको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है. और कोई बताता नहीं, किसी लैब में, किसी डायग्नोसिस सेंटर में, इवन डॉक्टर्स के पास भी नहीं बताते. वो लोग बोलते हैं दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, जाओ. कितने दिन में हो जाओगे? अरे 2 दिन बाद आना तब बताना, नहीं हुए तब और देखेंगे. Some people just need a bit of paper to prove to their employer they are ill.
और कुछ लोग तो इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि उनको सर्टिफिकेट बनवाना है, डॉक्टर साहब वो ऑफिस में दिखाना है कि हम छुट्टी चाहिए, बीमार है, उसलिए भी लोग जाते हैं. A lot of people may go in search of someone to make a fuss of them. Perhaps what people are mostly seeking is not treatment but reassurance. बहुत से लोग तो जाते हैं, बताते हैं भैया बहुत तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर के पास अपना दिमाग ख़राब कर देंगे डॉक्टर का, हमको ये भी दर्द है वो भी दर्द है वो भी. डॉक्टर बोलेगा आप परेशान क्यों हो रही भाभी जी, आप एकदम ठीक हैं, बस 2 दिन की दवाई खाइए ठीक हो जाएंगी. वो आदमी क्या चाहता है? रीअश्योरेंस चाहता है. The distinction matters after all. Not many people make unnecessary visit to the dentist. और वहीं पर देखिए, अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है तो ज़रा सा दांत में दर्द हो गया तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आप. जब सही में दांत की प्रॉब्लम होगी तभी आप जाओगे. लेकिन वहीं पर आपको थोड़ा सा बुखार हो गया तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हो. If you want to solve problems of unnecessary doctor's visit or simply to set up a system to prioritize who gets seen by doctors first, it is vital that you factor in unconscious motivation alongside post rationalizations. इंडिया में तो फिर भी कम है, विदेशों में तो डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. इसलिए अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो आपको 2 दिन या 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है. ये जो जहाँ हैप्पी रहता है उसको अल्ट्रासाउंड कराना था अपनी बेटी का, जो है बच्चा हुआ है अभी उसका, उस अल्ट्रासाउंड के लिए 1 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट मिला था. तो कह रहे बहुत टाइम लग जाता है और पैसा भी बहुत खर्चा होता है. तो सम प्रॉब्लम्स माइट बी सॉल्व्ड बाय ओवर फोन वाइल अदर्स विजिट्स कुड बी पोस्टपोन्ड अंटिल इट वाज लाइकली दैट पर्सन हैड रिकवर्ड नेचुरली. इसलिए आप कभी कभी ऐसा भी सिस्टम बना सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम फ़ोन पर ही सॉल्व हो जाए, विजिट करना ही नहीं पड़े डॉक्टर को. अच्छा, Once people know an illness is widespread, they are less anxious about being ill. एक बार लोगों को मालूम पड़ जाए कि यार ये बीमारी तो बहुत फैली हुई है, सबको हो रही है, आपको भी है, ठीक हो जाएंगे, तो लोग चिंता कम करते हैं. एंड करस्पॉन्डिंगली लेस ईगर टू सी अ डॉक्टर फॉर रीअश्योरेंस. और एक बार उनको जब तसल्ली मिल जाती है तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इट अबाउट is reassurance in itself. What you don't want your doctor to say is, this is extraordinary case. I had never seen anything like this in my whole profession career. और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये तो कभी नहीं सुनना चाहते ना, तुम तो गए काम से भैया, मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं है, तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है. वो आदमी बीमार नहीं है फिर भी ऐसा बोलेगा तो आपको लगता है जाएगा उस आदमी के पास वो. इसलिए लोग क्या बोलते हैं मरीज़, डॉक्टर साहब ठीक से बात कर ले हो तब हो हम ठीक हो जाए. ये सबसे पहला लोग बोलते हैं, डॉक्टर हो तो कम से कम कायदे से बात तो करना सीखो. The strange thing is that everyone is much happier pretending that the rationalized reason for visiting doctor to get better is the only one that accounts. बोल रहे हैं बड़ी अजीब बात है, हर आदमी यही सोचता है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ ठीक होने के लिए, वो ठीक होने नहीं जाता. If you want to change people's behavior, listening to their rational explanation for their behavior may be misleading because it isn't the really why. अगर आप लोगों का behavior बदलना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से उनको behave कराना चाहते हैं, तो उनकी बात को मत मानिए. देखिए लोग क्यों करते हैं, क्या करते हैं, उनको सुनिए मत, उनको देखिए, उनको पूछिए मत. This means that attempting to change behavior through rational argument may be ineffective. नहीं तो क्या होगा, आप उनको लॉजिक देंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेगा. And even counterproductive. There are many spheres of human action in which reason plays a very small part. कह रहे हैं बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर रीज़न, तर्क, समझ काम नहीं करता. Understanding the unconscious obstacle to the new behavior and then removing it, or else creating a new context for a decision, will generally work much more effectively. कह रहे हैं अगर आपको पब्लिक का अनकॉन्शियस ऑब्स्टिकल पता चल गया, अनकॉन्शियस ऑब्स्टिकल मतलब अनकॉन्शियस मतलब जो साफ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन आप देखेंगे तो पता चल जाएगा. अगर वो पता चल गया तो आप उनको नए तरीके से बिहेव करा सकते हैं. अगर आपने कोई नया कॉन्टेक्स्ट दे दिया, इसके ऊपर एक चैप्टर आएगा अभी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, तो भी आप आदमी से नए तरीके से बिहेव करा सकते हैं. थोड़ा सा और है. वेदर वी यूज़ लॉजिक और साइकोलॉजिक डिपेंड्स ऑन वेदर वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू सिंपली टू बी सीन
टू बी ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कह रहे हैं अगर आप लॉजिक यूज़ करते हैं या साइकोलॉजिक, दोनों में फ़र्क क्या है? लॉजिक और साइकोलॉजिक में फ़र्क क्या है? लॉजिक में हम लोग रीजनिंग देते हैं और साइकोलॉजिक में रीजनिंग नहीं होती। लॉजिक में जो भी आपके मन में आता है आप उसको मान लेते हैं। जैसे आपके मन में आया कि दिलीप सर आज मुझे बोल रहे हैं कि एक्सरे करो, पहले क्यों नहीं बोलते थे? या दिलीप सर आज मुझे बोल रहे हैं काउंटर पे बैठो, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? ये आपका मन ने बोला, राइट? ये लॉजिक है। लॉजिक मतलब तर्क, जो हमारा मन देता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक चाचा जी हैं जिनको मैं पसंद बहुत करता नहीं हूँ। 6 चाचाओं में से सबसे कम उन्हीं को पसंद करता हूँ, क्योंकि उनका लॉजिक मुझे बड़ा ख़राब लगा। पिताजी को बोल रहे थे, मैंने पहले बताया भी आप लोगों को, मुझे बिज़नेस करना है, तो पापा ने उनको दे दिया पैसा, बोला जाओ ये ज़मीन खरीद लो, भाभी के नाम पे खरीदना, मतलब मेरी मम्मी के नाम पे, और उसमें दुकान खोल लेंगे, मॉल खोलेंगे। ये बात है आज से 15 साल पहले की, 15 नहीं 20 साल पहले की। चाचा जी गए, वो दुकान ज़मीन खरीद ली अपनी बीवी के नाम पे, और दुकान नहीं खुली। उसके लिए और पैसा लगना था, उनके पास था नहीं, चले गए वापस अपने घर बड़ौदा में। पिछले साल जब मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मेरी माता जी जब भी आती तो वही चिल्लाती हैं कि वो ज़मीन ले लिया उसने, अपने नाम से ले लिया, अपने नाम से ले लिया, अपने नाम ले लिया, हमारे नाम से ले लिया, आज वो ज़मीन 1 करोड़ की है। तो मैंने उनसे पूछ लिया, भैया वो ज़मीन तुमने अपनी बीवी के नाम से क्यों लिया था? तो उनका लॉजिक क्या था? हम सेट नहीं थे ना लाइफ में, हमारे पास कोई नौकरी चाकरी नहीं थी, तो भैया ने हमको सेट करने के लिए पैसा दिया था, इसलिए हमने अपने नाम से खरीद लिया। ये सही लॉजिक था कि नहीं? वो उस आदमी का लॉजिक था। मेरे पिताजी बोल रहे थे कि भैया हमने उसको दिया था कि कम से कम ऐसा कोई धंधा चालू करो कि पूरे परिवार का उद्धार हो जाए। परिवारों में ऐसे तो बिज़नेस होते हैं, जिसके पास पैसा होता है वो पैसा लगाता है, बाकी भाई मिलकर के काम करते हैं, तो कोई बिज़नेस खड़ा होता है। तो उनके दिमाग में था कि मैं सेटल नहीं हूँ, तो भैया ने मुझे पैसा दिया है कि तुम अपना प्रॉपर्टी खरीद लो। ये उनका लॉजिक था। लॉजिक वो होता है जो आपका दिमाग बोल रहा है और आप उसी बात को मान लेते हो, वो है लॉजिक। अगर आप लॉजिक को नहीं समझते हो तो साइकोलॉजिक नहीं समझ पाओगे। जैसे गरिमा आज पार्टी में क्यों गई थी? क्वेश्चन, खाना खाने के लिए? चाउमीन और क्या खाया आपने? पास्ता और चाउमीन खाने के लिए? ये है लॉजिक। भाई पार्टी थी तो जाना था, किस लिए गई थी? ये तो लॉजिक है। साइकोलॉजिक बताओ। उसके लिए आपको पहले बोलना पड़ेगा मुझे पता नहीं मैं क्यों गई थी। जब तक आप लॉजिक को पकड़ोगे ना, तब तक आप साइकोलॉजिक को पकड़ ही नहीं पाओगे। मतलब लॉजिक को मान लोगे तो साइकोलॉजिक नहीं पकड़ पाओगे। मैं किताबें क्यों खरीदता हूं? ये तो लॉजिक है। पढ़ने के लिए खरीदता हूं तो सारी पढ़ता क्यों नहीं हूं? मैं देखो अभी मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं खाली आपसे कह रहा हूं जो भी बात आपके मन में आए तुरंत उसको मान मत लो। हर चीज़ का एक वजह आपका मन देता है, उसको मान मत लो, क्योंकि मन बहुत कम समझदार होता है। मन है क्या? मन है जो कुछ भी अपने आसपास में देखा, जो सुना, उसी को मन में दिमाग में बोलना शुरू कर दिया। जैसे कोई कैमरे का, फ़ोन का कैमरा है, हमने आपकी फ़ोटो खींची और मैंने कैमरे से पूछा ये आदमी कौन है, आपकी फ़ोटो खींच को दिखा दिया उसने, ये है। लेकिन क्या ये फ़ोटो आप हैं? वो तो फ़ोटो है ना। मेरे मन में एक बात आई, वो बात कहाँ से आई? मैंने सुनी थी और उसको बोल दिया। साइकोलॉजिक कुछ और ही है। तो कह रहे हैं चाहे आप लॉजिक यूज़ करें चाहे साइकोलॉजिक यूज़ करें, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप सचमुच में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या दुनिया को दिखाना चाहते हैं मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। आज हमारे पास ये आए नमन, तो क्या क्या करना चाहते थे? मेन मोटिव क्या था? आज 11 तारीख हो गई, तो 11 दिन जो काम किया उसका पैसा मुझे आप दे दीजिएगा, जबकि आज वो एडवांस लेकर गए हैं 1,500 रुपये। और फिर दूसरा कि सर आप वो कोर्स मत बंद करिएगा,
उस कोर्स को चलते रहने के लिए जो डी के ब्रेन चल रहा है उसके लिए बेचारा मेरे पैर छू करके गया है। बड़ा अच्छा। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सचमुच में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और दूसरे जो दिखाना चाहते हैं कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। सेविंग द वर्ल्ड इनडायरेक्टली मे नॉट मेक यू लुक लाइक ए हीरो। टॉकिंग अबाउट द प्लाइट ऑफ पोलर बियर make one feel a good deal worthier than promoting the redesigning of recycling bins, but the later may be more effective. इसको समझिए। Saving the world indirectly may not make you look like a hero. अगर आप दुनिया को बचा रहे हैं indirectly, डायरेक्टली नहीं, indirectly, तो आपको बहुत बार लोग हीरो नहीं मानेंगे। कहते हैं ना हिंदी में, नेकी कर दरिया में डाल। इसका क्या मतलब है? अच्छा काम करो, भूल जाओ तुम लोग ये। भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ। फल की चिंता, हम फल चाहते हैं। हाँ, जो अच्छा काम कर रहे हो उसको उठा करके फेंक दो, उसको गिनो ही मत। कह रहे हैं अगर आप सचमुच में दुनिया में अच्छा काम करोगे तो आपको दुनिया हीरो नहीं मानेगी। टॉकिंग अबाउट द प्लाइट ऑफ पोलर बियर मेक्स वन फील गुड डील। अगर आप किसी मरते हुए जानवर के बारे में बात करते हैं, अरे यार वो दुनिया पता है कितना, मणिपाल में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर ये जानवर मर रहा है, वहाँ पर वो बड़ी गरीबी है, इन सब बड़ी बड़ी बातों को करने से लोग आपको सोचेंगे यार कितना अच्छा आदमी है, इसको कितनी चिंता है गरीबों की और दुनिया की परेशानियों की। और वहीं पर प्रमोटिंग द रीडिज़ाइन ऑफ रिसाइकलिंग बिन बट लेटर में बी मोर इफेक्टिव। और वहीं पर मान लीजिए आप एक ऐसा, जैसे अभी हम लोग सोच रहे हैं इस चीज़ को, बेंगलोर में पानी एकदम ख़त्म हो गया है। वहाँ की हालत ये है कि टंकी से पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। लोग, बहुत से स्कूल बंद हो गए हैं क्योंकि पानी नहीं है वहाँ जहाँ अमन रहता है। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वहाँ पर तालाब थे, सूख गए हैं। और अब सभी जगहों पर कह रहे हैं, सभी जगह पर धरती पे ऑलमोस्ट सब देशों में ऐसा हो जाएगा, अगले 20-25 सालों में पानी ख़त्म हो जाएगा और देश लड़ेंगे पानी के लिए। इसलिए इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, हर एक घर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे। वो क्या होता है? बारिश का पानी। हाँ, ऐसा करिए कि जो बारिश का पानी आता है उसको पाइप के ज़रिए आप पानी की टंकी बड़ी से बनवा लीजिए, उसी में स्टोर हो जाए। 10,000, 20,000, 50,000 बड़ी लीटर की टंकी होगी और उसको पहाड़ों में ऐसे लोग यूज़ करते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और सेव कर लेते हैं और वो पूरे साल यूज़ होता है। तो आपको धरती के पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नेचर को बचा सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं हैं, लोग दिखावा करते हैं। उसमें खर्चा भी होता है, लेकिन भाई नहीं करते लोग। लास्ट थोड़ा सा पार्ट है, द सेल्फ रिगार्डिंग डिल्यूजन ऑफ पीपल इन हाई स्टेटस प्रोफेशनल लाई बिहाइंड मच ऑफ दिस डिनाइल ऑफ अनकॉन्शियस मोटिवेशन। कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ये साफ साफ नहीं बोलते कि मुझे पता नहीं मैं किसी काम को क्यों कर रहा हूँ, डिनाई करते हैं अनकॉन्शियस मोटिवेशन को। वुड यू प्रेफर टू थिंक ऑफ yourself as medical scientist pushing the frontiers of human knowledge, or as a kind of modern day future fortune teller doing out soothing remedies of worried patients? कह रहे, मान लीजिए कोई आदमी आपको कहे, कौन हो भाई? डॉक्टर हो? तुम बोले हाँ डॉक्टर हूँ। क्या पढ़ाई किए हो? अरे 5 साल MBBS किया है और MD किया है, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ के आया हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, शरीर का साइंटिस्ट हूँ। ये सुनना पसंद करेंगे? या अगर कोई आदमी बोलते तुम कुछ और नहीं, झोला छाप, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। असल में देखा जाए तो डॉक्टर जो होते हैं, जो 5 साल पढ़ाई करके आते हैं, और वो डॉक्टर जो बेचारा एक झोला छाप होता है, दोनों में अंतर क्या होता है? पढ़ा लिखा होता है और उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। पढ़ा लिखा होता है और एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। नहीं, जो दूसरा वाला होता है, वेरी गुड, उसने एक्सपीरियंस ज़्यादा है, काम करके एक्सपीरियंस गेन। राइट। तो आप कौन सा होना प्रेफर करेंगी, पढ़ लिख करके एक अच्छा डॉक्टर बनने का, कि एक्सपीरियंस हासिल करके झोला छाप बनने में? पढ़ लिख के। लेकिन वो तो आपकी बस की बात है नहीं। दोनों में अंतर ये होता है, एक को कम कॉन्फिडेंस होता है, एक को ज़्यादा होता है, राइट है ना? एक को ज़्यादा घमंड होता है, एक को कम घमंड होता है। किसको ज़्यादा घमंड होता है? नहीं, जो पढ़ा लिखा होता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा है। घमंड क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है हमको शरीर के बारे में सब कुछ आता है।
लेकिन उसको भी तो वही 2-4-10 बीमारी के बारे में आता है। सब कुछ कहाँ आता है? इन्फेक्शन जो उसके दुकान में दवाई है वही तो इलाज कर पाता है वो। उसके बाद क्या बोलता है, भैया जाओ बड़े हॉस्पिटल जाओ, वहीं ले देखें। और बड़े हॉस्पिटल में भी जो उनके पास इलाज है, जो ऑपरेशन करते हैं, वही तो इलाज कर पाएंगे। लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। लास्ट पार्ट है, मॉडर्न डॉक्टर इज बोथ दीज थिंग्स दो इज प्रेफरेबली प्रॉबली एम्प्लॉयड मोर फॉर द लैटर दैन द फॉर्मर। जो मॉडर्न डॉक्टर है वो दोनों चीज़ है, वो झोला छाप भी है और वो क्वालिफाइड डॉक्टर भी है। जबकि ज़्यादातर काम वो झोला छाप वाला करता है। झोला छाप वाला मतलब जो बीमारी उसको पता है फटाफट उसकी दवाई लिख दी, बोला जाओ। झोला छाप भी तो वही करता है। 2-4 खांसी बुखार, और कितने दिन से बुखार है, खांसी कितने दिन से है, हड्डी में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, उसकी कुछ 4-5 दवाइयाँ उसको लिख दिया और रीएश्योरेंस दे दिया। तो एक झोला छाप भी है और वो एक साइंटिस्ट भी है। इवन इफ नो वन patient or doctor wants to believe this, it will be hard to understand and improve the provision of medical care unless sometimes acknowledge it. कहने का मतलब ये है कि आज एक डॉक्टर के पास तो 500 पेशेंट खड़े होते हैं और एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट नहीं होता। क्यों? बिकॉज मेडिकल साइंस में या जनरली लोग ये नहीं समझते कि पब्लिक को चाहिए क्या। उस सारे के सारे 500 पेशेंट को इलाज नहीं कराना है, वो क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? तसल्ली के लिए। तो तसल्ली के लिए और तरीका दे दो, कुछ और सिस्टम निकाल लो। सवाल पूछो कि किसी भी चीज़ का असली वजह क्या है। अभी कल ही हम लोग बात कर रहे थे वैक्यूम क्लीनर के बारे में। वैक्यूम क्लीनर कितने का आता है मालूम है? फ़ोन कितने का आता है? एक मोबाइल फ़ोन 14-15 हज़ार का एक कैमरा वाला फ़ोन आ जाता है। वैक्यूम क्लीनर कितने का आता होगा? 10-15 हज़ार, 20 हज़ार का। एक वैक्यूम क्लीनर जो मैडम को बहुत पसंद आया है, नहीं एक वहाँ वैक्यूम क्लीनर भी, और एक पंखा। वहाँ जब हम लोग गए थे नागपुर तो वहाँ बागड़ी जी के घर पंखा था ऐसे ही, मतलब ऊपर वाला ज़मीन पर रखा वाला। हाँ, तो उस कंपनी का सब सामान अच्छा लगता है आपको। तो वो पंखा था 50,000 रुपये का। 50,000 का पंखा, टेबल फैन। तो जब बागड़ी से पूछा हम लोगों ने कि आपने क्यों खरीदा, बोलते सर इतना बड़ा मकान है, इसमें टेबल फैन रख देंगे तो नाक नहीं कट जाएगी हमारी। तो पंखा लोग क्यों खरीदते हैं? हवा के लिए, दिखाने के लिए। दिखाने वाला पंखा 50,000 का बिकता है, हवा वाला पंखा 500 मिल जाता है। तो जो आदमी ने वो पंखा बनाया होगा उसने ये पूछा होगा आखिर एक अमीर आदमी पंखा क्यों खरीदेगा। उसके पीछे उन्होंने साफ उनके घर में 3 और रो भी रहे थे। क्या कहें सर, मैडम जो है 50-50 हज़ार का पंखा खरीदती हैं, लुटवा देती हैं। अरे जब लुटवा देती है तो मना कर दो, मत खरीदवाओ। लेकिन उनको चाहिए भी। अभी उन्होंने पिछले महीने एक कार खरीदी 2 करोड़ की। 3 गाड़ियाँ उनके पास 50-50 लाख की, एक गाड़ी और खरीदी 2 करोड़ की। लोग कार क्यों खरीदते हैं? कहीं से कहीं जाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं। तो और भी वजह, आप हर चीज़ का जब पीछे की गहराई पूछेंगे कि लोग किसी काम को क्यों करते हैं, तब आप नए प्रोडक्ट, नए सोल्यूशन दे पाएंगे दुनिया को। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।